हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि यूपी पीसीएस जो है टारगेट बनाते हुए जो है हम जो है इस पीवाईक्यू सीरीज को लेकर चल रहे हैं। तो दोस्तों, आने वाले अगले 17 दिनों में जो आपको जी तोड़ मेहनत करनी है और हमारे द्वारा जितनी भी क्लासेज दी जा रही हैं उनकी पीडीएफ जो है अगर आपको चाहिए तो वो दोस्तों आपको जो है कहाँ मिलेगी। तो वो हमारे ज्ञान कुलम के नाम से हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, ज्ञान कुलम। ठीक है, वहाँ पर आप जाएं और जो है पीडीएफ जो है वहाँ से निकाल लें आप। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं इस टॉपिक की कि इसको हम बुक को जल्दी से जल्दी कवर करवाने की कोशिश करेंगे। अब ज़्यादा नहीं रही है, अब ये आज पॉलिटिकल लास्ट लेक्चर है और इसके बाद में हम इकोनॉमी और इकोनॉमी के बाद में जो है हम जो है एनवायरनमेंट वगैरह को और साइंस वगैरह को पूरा कर देंगे। अच्छा, इसके बाद जो है हम जो है फिर से एक और नई जो है टॉपिक लेके आएंगे, उसके बारे में आगे अपडेट देते रहेंगे। लेकिन फ़िलहाल जो है आज अभी यहीं से स्टार्ट करते हैं। न्यायपाल का हमारा टॉपिक चल रहा था तो यहाँ से डिस्कस करते हैं कि उच्चतम न्यायालय जो टॉपिक है आज का, उच्चतम न्यायालय गठन, शक्तियाँ और क्षेत्राधिकार, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन बने हैं इनसे। देखिए, अभी हाल फिलहाल में यूपीपीसीएस और जो परीक्षा जुडिशरी की कंडक्ट करवाई थी उसमें देखो 2 क्वेश्चन बने हैं यहाँ से। तो कौन कौन से बने हैं देख सकते हैं आप उनको। ये देखिए, ये जो है ये क्वेश्चन बने हैं आपके 2023 में, ये वाले, ये देख सकते हैं आप। इसके अलावा अब बात करते हैं अभिलेख का न्यायालय है। अभिलेख का न्यायालय है तो ये जो है दोनों सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय, यानी दोनों सर्वोच्च न्यायालय, या इसका मतलब दोनों का मतलब ये है कि सर्वोच्च न्यायालय भी है और उच्च न्यायालय भी है, इसलिए यहाँ पर दोनों शब्द लगाया गया है। और भी ऑप्शन दिए रहे होंगे तो आपको इसमें टिक करना था, यही था। ठीक है, अभिलेख का न्यायालय है ये बोला है उसने। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वह निर्णय जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय बार काउंसिल के जो दिव्यांगजन जो अधिकार अधिनियम 2016 की जो धारा 23 है उसका जो है अनुपालन विधि महाविद्यालयों में सुनिश्चित करने का आदेश दिया था। तो उसमें जो है ऑप्शन और भी दिए होंगे, तो इसका ऑप्शन ये है कि दिव्यांग अधिकार समूह व अन्य बनाम भारत संघ 2018। तो दोस्तों, हाल फिलहाल के जो केस वगैरह होते हैं उनको आप रीड मस्ट करके जाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं से क्वेश्चन उठा लेता है। लेकिन ये वाला क्वेश्चन यूपी पीसीएस में शायद नहीं पूछेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है जुडिशरी से रिलेटेड है, इस वजह से। ठीक, तो ये वाले क्वेश्चन पूछता उसमें भी है, पर वो जो संविधान से रिलेटेड होते हैं उनको पूछता है, जैसे केशवानंद भारती हुआ या अदरवाइज और भी जो केस हैं उनके बारे में पूछता है। इसके अलावा अगला है कि भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या जो है वृद्धि करने की शक्ति निहित है। तो संसद में निहित है। किस में निहित है? संसद में। इसके अलावा अगला है कि सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश का जो त्याग पत्र होता है वो संबोधित होता है। तो ये वाला क्वेश्चन देखिए 2023 पीसीएस में पूछा गया है। तो इसमें ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन नहीं आते, इसमें जो है ठीक ठाक क्वेश्चन आते हैं, मॉडरेट लेवल के, कुछ हार्ड दिए रहे होते हैं। तो अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो राष्ट्रपति को जो है त्याग पत्र संबोधित होता है। अच्छा, इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था। तो कहाँ पर किया गया था? तो ये आपका 1937 में किया गया था। इसके अलावा कहाँ भारत का कब किया गया था, तो 1937 में किया गया था। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है? तो ये करता है आपका राष्ट्रपति। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है जब वह न्यायालयों के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम पूरा नहीं होता है। जब कोरम पूरा नहीं होता है, गढ़पूर्ति पूरी नहीं होती है, तब क्या होता है? तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया है कि मैं भारत के संविधान के प्रति सच्चा
ये क्या है, शपथ जब लेते हैं तो मतलब वो वाला सीन, जब शपथ क्या ली जाती है तो वो वाला सीन है। तो मैं संविधान के प्रति सच्चा विश्वास और सच्ची निष्ठा रखूँगा, भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखूँगा, अपने पद कर्तव्यों का निर्वहन करूँगा और जो है संविधान और कानून की रक्षा करूँगा। यह शपथ ली जाती है तो किसके द्वारा ली जाती है? ये ली जाती है आपकी भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। अच्छा, इसके अलावा उच्च न्यायालय में जो संविधान के निर्वचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीश की संख्या कम से कम होनी चाहिए। तो कितनी होनी चाहिए? यानी जब निर्वचन से संबंधित मामले की सुनवाई के लिए कितने जज बैठे? तो अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा, एक जो है जुडिशरी का वीडियो वायरल हुआ है जिसमें हमारे 5 जज बैठे हुए आपको मिलेंगे, वो वाला वीडियो। तो उससे बहुत कुछ साफ आपको अपनी आंखों से आप देख सकते हैं। ठीक, इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा स्थानांतरण के लिए परामर्श प्रक्रिया के संबंध में राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय को एक अभिदेशन किया है और यह जो है खंड 1 अनुच्छेद 143 के अंतर्गत, किसके अंतर्गत? खंड 1 और अनुच्छेद 143 के अंतर्गत ये किया गया है। अच्छा, इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारित किया जाता है तो किसके द्वारा? संसद के द्वारा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया गया है कि केंद्र तथा राज्यों के विवादों का समाधान करना राज्य सर्वोच्च न्यायालय के जिस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है वह है प्रारंभिक। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो संवैधानिक विवाद सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 134 ए को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ाना। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों की अधिकार क्षेत्र में आता है तो मूल अधिकारों का संरक्षण। अगला क्वेश्चन है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया है तो केशवानंद भारती जो वाद है उसमें 1973 में जो आया है उसमें जो है स्पष्ट किया है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है और इसका आशय है कि इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक जो मूल्य होता है और इस पर क्या होता है, इस पर जो है किसी भी न्यायालय के प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। इसका मतलब यह है कि जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है और इसका आशय यह है कि इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और जो है इस मूल्य पर क्या होता है कि किसी भी साक्ष्य न्यायालय में जो प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। अच्छा, कोई इसमें क्वेश्चन नहीं कर सकता। जब कोर्ट ने फैसला सुना दिया तो आप उस सुप्रीम कोर्ट पर जो आरोप प्रत्यारोपण नहीं लगा सकते। जो है अगर साक्ष्यों के आधार पर जो फैसला दिया जाएगा, निर्णय दिया जाएगा तो आप उस पर ये आरोप नहीं लगा सकते कि जज ने जो है पक्षपात की है। ये वाला सीन है इसमें। अच्छा, इसके अलावा अगला है अपने निर्णय को परिवर्तित करने का अधिकार है तो सर्वोच्च न्यायालय को। अच्छा, इसके अलावा भारत में संविधान की मूल संरचना बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का स्रोत है तो ये है न्यायिक व्याख्या। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने प्रवासी पंचाट निर्धारण अधिनियम 1983 को केंद्र के पावन कर्तव्य के उल्लंघन के आधार पर असंवैधानिक घोषित किया है। अच्छा, इसके किसमें किया है? तो ये अनुच्छेद 555 के अंतर्गत किया है और जनहित याचिका की शुरुआत की गई तो ये दोस्तों न्यायिक पहल द्वारा की गई है। किसके द्वारा? न्यायिक पहल के द्वारा ये जो है जनहित याचिका की जो है शुरुआत की गई है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है
न्यायिक सक्रियता जो है संबंधित है किससे? जनहित याचिका से। इसके अलावा प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है। तो 3 माह के लिए बंदी बनाया जा सकता है बिना मुकदमा चलाए। अच्छा, इसके अलावा अगला क्वेश्चन ये है कि उच्चतम न्यायालय मूलभूत अधिकारों के अनुपालन के लिए जारी कर सकता है और जो है 5 रिट याचिकाएं कितनी? उच्चतम न्यायालय जो है मूलभूत अधिकारों के अनुपालन के लिए 5 रिटें जारी कर सकता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन ये है कि न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है। तो ये उत्प्रेषण रिट जो होती है, ये न्यायालय में जो कार्यवाही लंबित होने की दशा में क्या होता है, उसको जो है लागू किया जाता है। अच्छा, इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया है कि एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है, लेकिन इसमें जो है कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था। उस रिट को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? उसको मैंडमस कहा जाता है इंग्लिश में, और हिंदी में परमादेश कहा जाता है। अच्छा, इसके अलावा जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व निर्वहन हेतु जो लेख जारी करता है, तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? उसको परमादेश कहते हैं। और मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने हेतु अधिकार प्राप्त है, तो किसको है? तो ये है आपका सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि नैसर्गिक न्याय की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है। तो ये परमादेश रेटों में जो है नहीं दिया जाता है। परमादेश जो रेटें होती हैं उसमें ध्यान नहीं दिया जाता है, नैसर्गिक जो न्याय होते हैं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक दूसरी सबसे बड़ी जो खंडपीठ है जो बनी है, तो वो कौन सी है? वो बनी है आपकी कब? ये है गोलकनाथ केस में। गोलकनाथ केस में जो है दूसरी सबसे खंडपीठ, यानी 11 लोगों की जो है सीट जो है बनी थी, और उससे ज़्यादा एक बार 13 लोगों की भी जो है खंडपीठ बन चुकी है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्रवाई अंग्रेजी भाषा में होगी या बेहद है? ये जो है संपूर्ण कार्रवाई जो है भारतीय संविधान की धारा 348 द्वारा जो है की गई। क्योंकि ये ऐसा क्यों करना पड़ा, ये 48 में दिया गया है। ऐसा सीन इसलिए है कि जैसे हमारे जो कंट्री है, हमारा देश है, उसमें दोस्तों हर जगह हिंदी नहीं बोली जाती है, हर जगह हिंदी लोग बोलना नहीं जानते हैं। तो जैसे दक्षिण साइड के जो है तेलुगु, तमिल, जो कन्नड़ और जो केरल की जो भाषाएं बोलते हैं, तो उनको जो है बहुत दिक्कतें आती थी जो है हिंदी में जो है प्रॉब्लम, जो मतलब केस को अपनी सुनवाई करवाने में या बोलने में, ऐसी चीज़ें करने में। और इसके अलावा इधर जो है बांग्ला भाषा जो है, इधर पश्चिम बंगाल की साइड अपने बांग्ला भाषा, असमिया वगैरह है, उड़िया वगैरह, इसमें भी। लेकिन आपको ये पता हुआ कि आप किसी भी कंट्री में जाएं या किसी स्टेट में जाएं, तो इंग्लिश कंपलसरी होती है हर किसी स्टेट में, हर किसी देश में, कंट्री में। तो इस वजह से जहाँ हिंदी बोलने वाले हैं वो जो है वो भी अपनी हिंदी इंग्लिश जो है सबके लिए जो है बोलने वाली एक भाषा, आम भाषा है। इस वजह से जो है इंग्लिश में सुनवाई करने का जो है ये सिस्टम किया गया है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय ने अवधारित किया कि अनुच्छेद 72 और तथा 161, अनुच्छेद 72 और 161 में के अंतर्गत दाखिल की गई जो याचिकाएं, उनकी प्राप्ति के लिए 3 माह के भीतर निस्तारित कर दी जानी चाहिए। और क्योंकि यह व्यवस्था जो है, क्योंकि अवांछित देरी जो है न्याय व्यवस्था में विश्वास को कम कर देती है। अब कोई जो मुकदमा है, कोई भी जो है मुकदमा है, अब ये कोई भी केस है तो वो सालों चलता रहेगा, तो उसमें क्या है, फिर आदमी थक हार सा जाता है भागते भागते। इस वजह से ये कोशिश की जा रही है कि कम से कम टाइम में जो है मुकदमे सॉल्व करवाए जाएं। तो किसके तहत? तो ये किया गया शेर सिंह बनाम भारत संघ के बाद में। अच्छा, इसके अलावा आगे अगला क्वेश्चन है
कि उच्चतम न्यायालय के अभी निर्धारित किया गया, उच्चतम न्यायालय ने अब निर्धारित किया है कि संप्रभुता उन्मुक्ति का सिद्धांत जो है मूल अधिकारों के अतिक्रमण के लिए प्रतिकर अभिनिर्णित किए जाने की कार्रवाई में लागू नहीं होगा। तो ये किस में दिया गया है? ये है आपका नीलवती बहेरा बनाम उड़ीसा राज्य के बाद में। अच्छा, इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार से कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध जो है विधि को पूर्ण निश्चय के साथ जो है क्रियान्वित करने का निर्देश दिया है। तो ये सियाहत बनाम भारत संघ के बाद में दिया गया है और ये क्वेश्चन पीसीएस में भी आया है और जुडिशरी में भी पूछ लिया गया है। लेकिन हाल फिलहाल में जो करंट में रहते हैं वो वाले केस ज़्यादा आते हैं। तो ये 2004 में आया है, तो ये उस टाइम पे जो है हाईलाइट होगा ये केस वाला। तो अभी जो भी केस हैं हाईलाइट हो रहे हैं उनको आप करंट अफेयर से लिंक करके देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या है कि 5 न्यायमूर्तियों की संविधान पीठ के संप्रेक्षित किया गया है स्थगन का सिद्धांत और विचारण पूर्ण होने तक निर्दोष माने जाने के अभियुक्त का अधिकार के साथ मीडिया और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के साथ संतुलन पर केंद्रित है। तो इसका मतलब ये है कि देखिए किसके लिए किया गया है कि पहले तो ये देखते हैं, सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड एंड अन्य बनाम भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के बाद में। ये दोस्तों सहारा इंडिया तो आपको पता ही होगा, ये जो है एक कॉरपोरेट जो कंपनी है और जो है ये जो है बीमा वगैरह से रिलेटेड जो है काम करती है। अच्छा, इससे इंश्योरेंस वगैरह जो होते हैं उनसे रिलेटेड ये काम करती है। तो उससे रिलेटेड जो है अभी वो ये जो है दिवालिया हो गई थी कंपनी, अब तो वापस जो है इसका बहुत सारा फंड सरकार ने माफ़ किया है और भी बहुत सारी चीज़ें वो आप गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं इसके बारे में काफ़ी जानकारियाँ। तो वो वाला सीन था। पहले आपने देखा होगा इंडिया की जो ड्रेस थी उस पर भी सहारा लिखा हुआ रहता था जब सचिन वगैरह कपिल देव वगैरह खेला करते थे, उस टाइम पे आप देख सकते हैं। तो वही वाला सीन है, ये वही कंपनी है। अच्छा, इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि भारत के उच्चतम न्यायालय ने यह अभी निर्धारित किया कि धूम्रपान जो है न करने वालों को वायु प्रदूषण से पीड़ित होने के लिए विवश नहीं किया जा सकता। तो ये कौन सा है? ये है मुरली एस देवड़ा जो है बनाम भारत संघ बाद में। ये मुरली एस देवड़ा जो है भारत बनाम संघ ये केस है इसके नाम से। तो उसमें जो है धूम्रपान जो होता है, स्मोकिंग जो होती है, उसको वायु प्रदूषण से पीड़ित होने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि भारत में अब इससे और भी क्वेश्चन बन सकता है, जैसे कि आप खड़े हैं कहीं पब्लिक प्लेस पे और वहीं पर, या आप ट्रेन में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं और वहाँ पे अगर कोई जो है सिगरेट पीता है और बीड़ी पीता है और वहाँ से उसके धुएं से आपको जो है पॉल्यूशन से दिक्कत हो रही है, तो आप वहाँ ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं कि मतलब ये पब्लिक प्लेस पे आप जो है स्मोकिंग नहीं कर सकते। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय ने यह अभी निर्धारित किया है कि कर्मी महिलाओं का यौन उत्पीड़न, लैंगिक समता एवं प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकारों के अतिक्रमण को कोटि में आता है, अतिक्रमण की कोटि में आता है, जिस बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अभी निर्धारित किया है कि वह क्या था वह तो विशाखा एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान एवं अन्य, ये वाला जो है क्या था, ये विशाखा एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान, ये वाला केस था। ठीक, इसके अलावा अगला है उच्चतम न्यायालय ने पीए संगमा
बनाम प्रणब मुखर्जी के बाद में जो है क्या निर्णय लिया, तो 3:2 के बहुमत में इसमें निर्णय लिया गया। अच्छा, इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय ने न्यायाधीशों के वेतन भत्ते प्रभावित किए हैं, तो भारत की संचित निधि से जो है वेतन भत्ता इनको पे किया जाता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की जाती है, तो संसद अधिनियम के द्वारा की जाती है। अभी हाल फिलहाल में 34 जो है हमारे कार्यरत हैं जो है अधिकारी, जो न्यायाधीश हैं। अच्छा, इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि जो भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा जो प्रतिपादित विधि भारत के जो राज्य क्षेत्र के भीतर जो सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर बाध्यकारी है, परंतु उच्चतम न्यायालय के जो निर्णय हैं उस पर जो है क्या है, बाध्यकारी नहीं है, यह अविनिर्धारित किया गया है। तो ये बंगाल इम्यूनिटी कंपनी लिमिटेड बनाम बिहार राज्य के बाद में किया गया है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय में अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा जो है की जा सकती है, और परंतु ऐसी नियुक्ति की अवधि जो है 2 वर्ष से अधिक नहीं होगी, 2 वर्ष से अधिक नहीं होगी। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए अर्हता नहीं है, तो उसमें और भी ऑप्शन दिए गए होंगे। तो ये है कि उसमें जो है 35 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, उसने क्या कर लिया हो, 35 वर्ष की आयु जो है प्राप्त कर ली हो, तो ये ऐसी कुछ अर्हता नहीं है। वो ऐसा होता है कि उसमें जो है आपको क्वालिफिकेशन आपका देखा जाता है। क्वालिफिकेशन का मतलब मैं ये कहूँगा एक्सपीरियंस देखा जाता है आपका। क्वालिफिकेशन के बाद एक्सपीरियंस जो है, आपने जो है 10 साल कहीं वकालत करी है कि नहीं, किसी जिला कोर्ट में आप जज रहे हैं कि नहीं, वो वाला सीन होता है उसमें। 5 साल वकालत की हो या 5 साल जज रहे हो, इस तरह से आपको आपका एक्सपीरियंस उसमें जज किया जाता है। इसके अलावा आगे अगला क्वेश्चन है कि संविधान की व्याख्या से संबंधित जो है सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय से पास में लाए जा सकते हैं, और इसके प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जो है वह न्यायालय जिसमें एक तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त करने का प्रावधान है, तो वो कौन सा है, वो है सर्वोच्च न्यायालय। अच्छा, भारतीय संविधान का संरक्षक तथा नागरिकों के मौलिक संविधान अधिकारों का रक्षक है, तो वो है न्यायपालिका। इसके अलावा वेस्ट बेकरी मामले की प्रमुख गवाह जाहिरा शेख को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सजा दी गई। न्यायालय के समक्ष अपने बयान के बार मुकरने पर न्यायालय की अवमानना के लिए। अच्छा, इसके अलावा अगला क्वेश्चन है उच्च न्यायालय की बात करते हैं। उच्च न्यायालय एवं यानी हाई कोर्ट का जो गठन है कब हुआ, और उसके अलावा शक्तियाँ क्या हैं उसकी, क्षेत्राधिकार क्या है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। यानी एम्पावरमेंट एंड जुरिडिक्शन उसके क्या है। अच्छा, इसके अलावा जो है आप जो है इनका डेली बेसिस पे, यानी अब जो है इन वीडियो को जो है दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा जितना देख पाएँ आप, कम से कम इन वीडियो को 2-2 3-3 बार देख के जाएं, जिससे आपका जो है ये जो क्वेश्चन है PY को ये रट जाए। आपको एक तरह से आपको आंख मीच के जो है मतलब सोते हुए उठाया जाए कि भाई बताइए फलाना क्वेश्चन जो है PCS में आया था या नहीं, तो आप बता दें हाँ आया था। ये वाला सीन होना चाहिए आपके साथ, तब जो है आप कंठस्थ होना चाहिए। कहने का मतलब ये है वह अनुच्छेद जो यह प्रावधान करता है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होगा, तो वो है 141। इसके अलावा पूर्वोत्तर के वह 4 राज्य जो समान रूप से गुवाहाटी जो वहाँ का उच्च न्यायालय हाई कोर्ट है उससे संबंध रखते हैं, तो कौन कौन से रखते हैं, तो गुवाहाटी से असम ही रखता है, क्योंकि गुवाहाटी असम में तो है ही है एक तरह से, लेकिन असम की जो राजधानी है वो गुवाहाटी नहीं है दोस्तों। क्या है कमेंट में बताइए, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं
नागालैंड जुड़ा हुआ है, असम, नागालैंड, मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश। ये जो है चार स्टेट का जो है एक ही हाई कोर्ट है, जिसका नाम है गुवाहाटी उच्च न्यायालय, यानी गुवाहाटी में जो स्थित है असम में। अच्छा, असम की राजधानी की बात करें तो वो कौन सी राजधानी है? वो है आपकी दिसपुर, ठीक है, गुवाहाटी नहीं है। इसके अलावा बहुत से लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं इस चीज़ में। अच्छा, इसके अलावा भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जो है उच्च न्यायालय का जो प्रावधान है, तो वो है आपका 241। उच्च न्यायालय का प्रावधान किस में है? 241 में। केंद्र शासित प्रदेशों के उच्च न्यायालयों का प्रावधान जो है 241 में। अच्छा, अब बात करते हैं भारत में उच्च न्यायालयों की जो संख्या है वो कितनी है? तो वो है 25। पहले 21 थी, लेकिन वर्तमान में 25 है। अच्छा, आर्थिक अधिक बेंच हैं। सबसे अधिक बेंच किसकी हैं? तो ये दोस्तों इसी की हैं, किसकी? गुवाहाटी जो उच्च न्यायालय है उसकी हैं। 5 जगह बेंच का मतलब यही है कि खंडपीठ जो है 5 हैं इसकी अलग अलग, लेकिन जब मेन केस की सुनवाई होती है तो वो गुवाहाटी ही होती है। अच्छा, इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, जैसे हमारी यूपी है, यूपी की खंडपीठ है लखनऊ, ठीक है, लेकिन हमारा जो हाई कोर्ट है वो इलाहाबाद में स्थित है। तो इस तरह से जो है आप देख सकते हैं। इसके अलावा बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई है, तो वो 1861 में हुई है। अच्छा, उच्च न्यायालय के जो सेवानिवृत्त जज की पेंशन दी जाती है, तो वो दोस्तों किससे दी जाती है? तो वो दोस्तों भारत की संचित निधि से दी जाती है। अच्छा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय जारी कर सकता है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जो है वो जारी कर सकता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय को संवैधानिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार एवं मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं, तो ये परमादेश जारी करने की शक्ति आती है। अच्छा, भारत में एक उच्च न्यायालय के संबंध में सही संबंध है और संबंध नहीं है, तो वो क्या है? तो वो है आपका उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, ठीक है। कौन करता है? राज्यपाल करता है। लेकिन ऐसा ये जो है कथन जो है सही नहीं है, ठीक। राज्यपाल जो है कथन नहीं करता है, ठीक। इनकी जो नियुक्ति जो है राज्यपाल द्वारा नहीं होती है, उच्च न्यायालय की जो है नियुक्त। अच्छा, इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि राज्य के उच्च न्यायालयों का जो मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है, तो वो परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। कौन सा? परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। अच्छा, कार्यकारी न्यायाधीशों की जो नियुक्ति की जाती है वो उच्च न्यायालय। अच्छा, अधीनस्थ न्यायालयों का जो प्राधिकरण जो है वो उसके बारे में बात करते हैं, तो वो है आपका राज्यपाल द्वारा राज्य के उच्च न्यायालय के परामर्श से ली जाती है, तो वो है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति जो होती है वो कौन करता है? तो उच्च न्यायालयों के परामर्श से की जाती है। उसी तरह जो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी जो नियुक्ति है वो जो है किसके परामर्श से की जाती है? सुप्रीम कोर्ट के जो है जजों के जो है परामर्श से की जाती है। और कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ठीक। हाँ। अच्छा, इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि राज्य के राज्यपालों द्वारा ये तो हो ही गया, ये सब कंप्लीट हो चुके हैं। राज्य के राज्यपालों द्वारा राज्य के उच्च न्यायालयों के परामर्श से की जाती है न्यायाधीशों की नियुक्ति, ये जुडिशरी में पूछा गया है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि जिला एवं सत्र दोनों न्यायाधीशों में काम करते हैं या नियंत्रण में रहते हैं, तो वो राज्य के उच्च न्यायालय के जिला एवं सत्र दोनों न्यायाधीश काम करते हैं, तो ये है राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है दोनों रूप में काम करते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1984 के आधार पर की गई थी, तो ये थी आपकी पारिवारिक न्यायालयों की स्थापना, ठीक। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है स्थानीय शासन से लोकल गवर्नेंस।
तो देखते हैं लोकल गवर्नेंस से क्या क्या क्वेश्चन बने हैं। तो पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित जो सीटों का प्रावधान किया गया है वो दोस्तों अनुच्छेद 243 डी यानी 3 में किया गया है। अच्छा, इसके अलावा अगला है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी कहा जाता है तो बी आर मेहता को कहा जाता है। पंचायती राज एवं पर गठन जो गठित समिति का कालक्रम है वो दोस्तों नीचे दिया गया है कि बी आर मेहता जो समिति है वो 1956 में बनी थी और अशोक मेहता समिति 1977 और जे के वी राव समिति 1985 और एल एम सिंघवी समिति 1986। ये इम्पोर्टेंट है, आप इनको याद रखें और ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस में बना हुआ है। इसके अलावा देखिए 22 में भी क्वेश्चन बना है कि बलवंत राय मेहता समिति जो है 57 में, अशोक मेहता समिति 77 में और एल एम सिंघवी समिति जो है 1986 में और पी के थोंगन समिति जो है 88 में। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट हैं, आप याद रखें। अच्छा, इसके अलावा आगे बात करते हैं दोस्तों कि भारत के संविधान के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति ग्राम पंचायत के सदस्य हेतु निर्वाचित हो सकता है यदि उसने आयु पूरी कर ली हो। कितनी? 21 वर्ष। अच्छा, इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि पंचायतों के समस्त चुनावों का संचालन करता है, कौन करता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग करता है। अगला क्वेश्चन यह है कि पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति प्रतिवेदन 1977 की प्रमुख सिफारिशों के संदर्भ में सही है। तो पंचायती राज के 3 स्तरीय व्यवस्था के स्थान पर द्विस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 2 स्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए। और देखो ये दोनों क्वेश्चन जो है पंचायती राज से जो है पूछे गए 2023 में यूपीपीसीएस में। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज की अनुशंसा की गई तो बलवंत राय जो मेहता समिति है उसमें 1957 की रिपोर्ट में की गई। अच्छा, इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि पंचायतों में अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण का आधार है तो लिंग और जाति जो है आरक्षण का आधार है। और ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाने वाला कर जो होता है वो स्थानीय मेलों पर कर लगाया जाता है। अच्छा, इसके अलावा अगला क्वेश्चन ये है कि ग्राम पंचायतों की आय का साधन नहीं है तो कृषि आयकर जो है उसका साधन नहीं है, कृषि आयकर उसका साधन नहीं है। अच्छा, पंचायती राज सर्वप्रथम आरंभ किया गया था कहाँ पर? राजस्थान में। सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में जो है लागू किया गया था। इसके अलावा पंचायती राज प्रणाली जो है स्थानीय सुशासन से संबंधित है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं तो पंचायत समिति के सदस्य जो हैं प्रत्यक्ष रूप से जो है क्या किए जाते हैं? जनता द्वारा जो है निर्वाचित किए जाते हैं। इसके अलावा संविधान में प्रावधान के अंतर्गत पंचायती चुनाव कराने का निर्णय किया जाता है, राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। अच्छा, इसके अलावा राज्य निर्वाचन आयोग जो है इस चुनाव को संपूर्ण कराता है, ठीक है। इसके अलावा अक्टूबर 1959 में पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम कहाँ पर? राजस्थान में। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है राजस्थान के नागौर जिले में किया गया था सर्वप्रथम। सबसे पहले पंचायतों की जो संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है तो ये है आपका कौन सा? ये है आपका राज्य का विधानमंडल। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्था बनाई गई थी तो लोकतंत्र की जो शक्तियों के केंद्रीकरण के लिए जो है ये संस्था बनाई गई थी। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या है कि पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी तो ये लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए बनाई गई थी। इसके अलावा पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में प्रावधान किया गया है तो किस में कब किया गया? तो ये 1993 ईस्वी में किया गया। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित होता है तो कौन? पंच और प्रधान जो है ये जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं। अच्छा, इसके अलावा स्थानीय स्तर पर स्वशासन की
जो सुशासन की एक लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण एक व्यवस्था है, तो वो है पंचायती राज की व्यवस्था है। किसकी? पंचायती राज की जो है व्यवस्था है। अच्छा, इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि संविधान के अंतर्गत पंचायतों में जो महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी देता है, तो वो कौन सा है? वो है आपका अनुच्छेद 243 का घ जो है, वो जो है महिलाओं का जो 1/3 प्रतिनिधित्व है उसकी गारंटी देता है। इसके अलावा अभी भी नारी बंधन योजना है, उसमें देख सकते हैं आप 33% आरक्षण जो है महिलाओं को दिया गया है। और जो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट एक्ट है वो है आपका ये है आपका 106। ठीक। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि जिस समिति की संस्तुति पर देश में पंचायती राज को लागू किया गया था, उसके अध्यक्ष थे कौन? बलवंत राय मेहता। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज को जो संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति दी गई थी, तो ये एल एम सिंघवी कमेटी को दी गई थी। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है, तो PVN राव जो है समिति जो है पंचायती राज से संबंधित नहीं है। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए संस्तुति की थी, तो द्विस्तरीय प्रतिमान की जो है संस्तुति की थी। इसके अलावा भारतीय संविधान के 73वें जो संशोधन में सम्मिलित है, तो क्या सम्मिलित है? तो जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत जो है 73वें संविधान में संशोधित हुआ था। और 74 में क्या हुआ था वो आप बताएंगे। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या है कि पंचायत चुनावों में जो अनुसूचित जातियों के लिए जो पदों का आरक्षण लागू नहीं होगा, तो ये कहाँ पर जो है लागू नहीं होगा? तो ये दोस्तों अरुणाचल में नहीं लागू होगा। अरुणाचल में जो है पंचायती जो अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण लागू नहीं होगा पंचायती चुनावों में। इसके अलावा अगला क्वेश्चन ये है कि उत्तर प्रदेश के जिला योजना में सम्मिलित किया गया है, तो नगर पंचायत को सम्मिलित किया गया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या है, वो है आपकी कुल स्थानों की 1/3। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का संवैधानिक जो प्रावधान है वो इस समय लागू है, वो स्थानीय निकायों में जो है लागू है। इसके अलावा स्थानीय शासन की जो एक विशेषता नहीं है वो है केंद्रीय नियंत्रण। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज संस्था जो है नहीं है, कहाँ पर नहीं है? नागालैंड में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश में क्या नहीं दिया जाता है? वहाँ पर जो है क्या नहीं दिया जाता? आरक्षण नहीं दिया जाता अनुसूचित जातियों को। अच्छा, इसके अलावा और क्या यूनिक है? ये है कि सबसे पहले कहाँ पर पंचायती राज जो है शुरू किया गया, तो नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में किया गया। और क्या यूनिक है वो आगे जानते हैं। तो देखिए, पंचायती राज व्यवस्था में जो न्याय पंचायतों को किसी को बंदी बनाए जाने की सजा देने का अधिकार है। पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायतों को किसी को बंदी बनाए जाने की सजा का अधिकार है, तो वो कहाँ पर, किस राज्य में? तो वो बिहार में। इसके अलावा अगला क्वेश्चन ये है कि एक पंचायतों में संबंधित नहीं है, तो 74वां संशोधन अधिनियम क्या नहीं है? संविधान का 74वां अधिनियम जो है सम्मिलित नहीं है, पंचायतों से संबंधित नहीं है। वो किससे है वो आप बताएंगे, नगर पालिकाओं से या सहकारी समितियों से, किससे आप बताएं कमेंट में। इसके अलावा भारत में प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, तो अपने प्रथम अधिवेशन के लिए निर्धारित तिथि से भारत में प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, तो वो अपने प्रथम वर्ष अधिवेशन के निर्धारित तिथि से होता है। तो दोस्तों 1 मिनट मैं रेस्ट लेना चाहूँगा, 1 मिनट का ब्रेक है, अभी मिलता हूँ आपसे 1 मिनट में।
तो हाँ स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। तो अब बात करते हैं, भारत में प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो ये जो है दोस्तों, अपने प्रथम अधिवेशन के लिए जो है निर्धारित तिथि से, कितने कब से, अपने जो प्रथम अधिवेशन जो होता है उससे जो है कब तक निर्धारित तिथि से जो है होता है 5 वर्ष। उसमें और भी ऑप्शन दिए गए होंगे। तो फिर से एक बार मैं इसको रिकॉल करवाना चाहूँगा कि जो भारत में प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल जो होता है वह अपने प्रथम अधिवेशन के लिए निर्धारित तिथि से जो है शुरू होता है और एंड तक रहता है, जब तक वो जो है 5 वर्ष उसके, जब तक वहाँ पर आचार संहिता नहीं लग जाती तब तक। ठीक है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि पंचायत निर्वाचन हेतु राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया जाएगा। तो दोस्तों ये जो है राज्यपाल राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि पंचायत के विघटन के उपरांत वह अवधि जो एक नए चुनाव संपन्न कराने हेतु सही है। तो 6 माह के अंदर ही जो है चुनाव संपन्न करवाने के लिए जो है ये सही है। अच्छा, इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज किसी विशिष्ट सिद्धांत पर फंक्शन सेटअप आयोजित करता है, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कहा जाता है। भारत के संविधान का वह अनुच्छेद जो ग्राम पंचायतों से संबंधित है तो वो है अनुच्छेद 40, ग्राम पंचायतों से संबंधित है और कई बार एग्जामों में पूछा गया है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि पी के थुंगन जो है कब, इसका वर्ष क्या था? तो ये है 1988, अशोक मेहता 1977 और बी आर मेहता समिति जो है ये थी आपकी 1957 में, और जो है और ALM सिंघवी जो समिति थी ये जो है 1986 में गठित हुई थी। अच्छा, इसके अलावा पंचायती राज पर गठित समितियां तो यही हैं, कालानुक्रम उनका पूछा गया है, तो आप उसको जो है डेट इनकी जरूर याद रखें, इनकी सन जो है याद रखें। तो सबसे पहले BR मेहता, उसके बाद अशोक मेहता, उसके बाद राव समिति और उसके बाद LM सिंघवी समिति जो है। अच्छा, इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज से संबंधित समितियां, तो फिर भी समितियां ही हैं। अशोक मेहता समिति 77, GKV राव समिति जो है 85, LM सिंघवी जो है कब 86 और जो है PK थुंगन समिति 88, ये याद रखें। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि नगरीय शासन से, अर्बन गवर्नमेंट से क्वेश्चन है। तो देखिए 21 में 2 क्वेश्चन बने हैं अर्बन शासन से, अर्बन गवर्नमेंट से। अच्छा, भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था तो कहाँ पर? मद्रास में। जिस तरह ग्राम पंचायत कहाँ पर शुरू की गई थी? लाहौर राजस्थान में, उस तरह नगर निगम सबसे पहले मद्रास में। अच्छा, इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि नगरीकरण जो वक्र में त्वरित अवस्था कहा जाता है तो वो द्वितीय अवस्था है। कौन सी? द्वितीय अवस्था। अच्छा, इसके अलावा जो राष्ट्रीय विस्तार सेवा संबंधित है विकास खंड से, नगरपालिका को संवैधानिक परिस्थिति की गई है तो ये संविधान 74वां संविधान संशोधन जो है वहाँ से 1992 से की गई है। संविधान का वह भाग जो नगरपालिकाओं से संबंधित है तो वो भाग 9 का जो है जो है ये किससे संबंधित है? ये नगरपालिकाओं से संबंधित है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि किसी राज्य में नगरपालिका का जो सीमा क्षेत्र होता है वो अधिसूचित करने के लिए सक्षम है तो वो संबंधित राज्य का राज्यपाल जो है उसके लिए सक्षम है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि एक तरफ जो है सूची बन दी गई है, दूसरी तरफ सूची 2, नगरीय ग्रामीण जो है एक तरफ दिए गए हैं और इकाई दी गई हैं और दूसरी तरफ स्थानीय संस्था दी गई हैं। तो झांसी जो है ये नगर निगम है और मछली शहर जो है ये कौन सा है? ये नगर पंचायत है। टूंडला क्या है? टूंडला जो है नगर पालिका, क्या है? नगर पालिका परिषद है टूंडला। और इसके अलावा सैफई जो है क्षेत्र समिति है, क्षेत्र समिति जो है सैफई क्षेत्र समिति है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है सहकारी समितियों, कोऑपरेटिव सोसाइटीज से क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्या है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ZJ के अनुसार जो है सहकारी समितियों के निर्देशकों की जो अधिकतम संख्या हो सकती है तो वो कितनी हो सकती है? 21। अच्छा, इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि सहकारी संगठनों में सदस्यों को मत देने का जो अधिकार होता है वो होता है आपका प्रत्येक सदस्य
द्वारा प्रदत्त वित्त ऋण को जो है सम्मिलित करते हुए अनुपात में। अच्छा, इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या है, वो है संवैधानिक निकाय। अब क्या है, संवैधानिक निकाय से क्वेश्चन है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से क्वेश्चन है। तो सबसे पहला है इलेक्शन कमीशन, यानी निर्वाचन आयोग। तो भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे, तो वो थे आपके सुकुमार सेन। 21 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा भारत की पहली मुख्य निर्वाचन जो आयुक्त थी वो कौन थी, वो रमा देवी। दोनों क्वेश्चन 2021 के पेपर में पूछे गए और क्या ही जवाब, क्या ही कहना। अच्छा, इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान 243 के में किया गया है। अच्छा, इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि राज्य विधान संविधान का निर्वाचन संचालन करता है, तो भारत का निर्वाचन आयोग करता है। राज्य विधानसभा का जो निर्वाचन संचालन करता है तो कौन करता है, वो करता है आपका भारत का निर्वाचन आयोग। और जो पंचायतों के जो चुनाव होते हैं उनको कौन जो है करवाता है, वो करवाता है आपका राज्य का निर्वाचन आयोग। अच्छा, इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर जो है हटाया जा सकता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है उनके परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। इसके अलावा भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि कितनी होती है, 6 वर्ष या 65 वर्ष। इनमें से दोनों में से कोई सी पहले हो जाएगी वही मान्य होती है। इसके अलावा मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है, तो संसद के दोनों सदनों की जो सदस्यों की जो बहुमत है उसका 2/3 जो है उससे प्रमाणित कदाचार के आधार पर उसको क्या किया जा सकता है, उसको जो है पद से हटाया जा सकता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि चुनाव की अधिसूचना जारी करना संबंधित नहीं है, किससे, चुनाव आयोग से जो है, चुनाव आयोग से नहीं है। अच्छा, इसके अलावा नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किया गया आम चुनाव में, यानी 1989 में निर्वाचन आयोग की तिथि निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग बनाया गया, यानी 1989 में। अच्छा, इसके अलावा भारत के संचित निधि से लिया जाने वाला अनिवार्य व्यय भार नहीं है, तो वो है आपका भारत के निर्वाचन आयोग के सदस्यों के वेतन और पेंशन। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि वह संविधान का वह अनुच्छेद जो निर्वाचनों के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का जो अधिकार निर्वाचन आयोग के निहित करता है, तो ये अनुच्छेद 324 में जो है दिया गया है। अनुच्छेद 324 में क्या है, निर्वाचन आयोग जो है दिया गया है। इसके अलावा भारतीय संविधान का वह भाग जो निर्वाचन एवं निर्वाचन पद्धति का उल्लेख करता है, तो 15वां भाग जो है वो करता है। इसके अलावा वित्त आयोग की बात करते हैं, फाइनेंस कमीशन की, तो 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें जो है की गई हैं। तो ये जो है सिफारिशें हैं, तो 2021 से 2025-26 तक जो है की गई है 15वें आयोग की जो है सिफारिशें। इसके अलावा ये जुडिशरी में क्वेश्चन पूछा गया 2023 में, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि भारत के चुनाव आयोग द्वारा अक्टूबर 2021 में सभी मतदान केंद्रों पर डिजिटल मैपिंग के लिए शुरू किया गया था गरुड़ ऐप। कौन सा, गरुड़ ऐप जो है शुरू किया गया था। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि भारत के वित्त आयोग का जो प्राथमिक कर्तव्य है वो है आपका संघ और राज्यों के मध्य राजस्व के वितरण हेतु सिफारिशें देना। ये भी क्वेश्चन यूपीपीसीएस के 2021 में बन चुका है। अच्छा, इसके अलावा अगला क्वेश्चन है 2021 में ये भी आया हुआ है, 2021 में जो है ये भी आया हुआ है कि भारत में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे, वो थे आपके श्री केसी नियोगी। कौन थे, केसी नियोगी जो है इज द राइट आंसर। तो इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि 15वें वित्त आयोग द्वारा जो निर्धारित करों के जो क्षेत्रीय वितरण के मानदंडों के अंतर्गत मानदंड को उच्चतम भार जो है प्रतिशत मिला है, कितना, आय दूरी, क्या मिला है, आय दूरी। अच्छा, इसके अलावा अगला क्वेश्चन है 12वें वित्त आयोग ने सुझाव दिया है कि केंद्र और राज्यों के राजस्व को घटाकर शून्य करना है, तो वर्ष कब किया गया, ये वर्ष 2008 से 9 में
पीछे ओल्ड क्वेश्चन है। इसके अलावा केलकर समिति संबंधित है वित्त विभाग से। 14 में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वाई बी रेड्डी। 15 में के कौन है? एन के सिंह। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है 14वां जो भारत सरकार ने जो दिनांक 2/1/2013 को गठित किया है वो है 14वां वित्त आयोग। अच्छा, इसके अलावा भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, उसके बारे में बात की गई है। तो दोस्तों देखते हैं 2022 में ही क्वेश्चन बन गया है, इससे 2019 में भी क्वेश्चन बना है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अच्छा, भारत के महालेखा जो परीक्षक होते हैं उनका ऑडिट रिपोर्ट परीक्षण करती है लोक लेखा समिति जो है करती है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि वह वर्ष जब अकाउंटिंग और ऑडिटिंग लोक लेखा से अलग किया गया तो नियंत्रक एवं लोक महालेखा परीक्षक का कार्य जो है केवल सरकारी लेखा तक सीमित रह गया। तो ये 1976 में किया गया। इसके अलावा 1976 में किया गया। अच्छा, इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा की गई टिप्पणियों पर कार्रवाई करने की प्रथम जिम्मेदारी बनती है किसकी? संसद की बनती है, क्योंकि ये बताता है कि क्या सीन चल रहा है जो है वित्त विभाग का। अच्छा, इसके अलावा जो है क्वेश्चन है कि भारत के नियंत्रक लेखा जो महालेखा परीक्षक के पद का जो सृजन किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है? ये संवैधानिक पद है, संविधान द्वारा किया गया है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि महालेखा जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार जो इसका कार्यकाल कितना होता है महालेखा परीक्षक का? तो ये होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष, इसमें से जो भी पहले हो जाए वही मान्य होता है। इसके अलावा भारत के महालेखा परीक्षक के बारे में ये भी दिया गया है कि संबंध में क्या सही नहीं है, तो ये उनको राष्ट्रपति उनको पदच्युत कर सकते हैं, राष्ट्रपति हटा सकते हैं उसको। ये जो है ऑप्शन गलत है। इसके अलावा लोक निधि का अभिभावक कहा जाता है, तो ये दोस्तों कहा जाता है किसको? ये जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को लोक निधि का अभिभावक कहा जाता है। अच्छा, इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि भारत का जो महालेखा परीक्षक होता है उसका एक मित्र एक मार्गदर्शक होता है, तो कौन होता है? वो जो लोक लेखा समिति होती है वो उसका मार्गदर्शक होता है। अच्छा, इसके अलावा अगला है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने का जो अंतिम जिम्मेदारी किसकी है? तो वो अपनी रिपोर्ट दे के संसद को बताएगा, संसद कार्रवाई करेगी। अच्छा, इसके अलावा भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है, तो वो किसके द्वारा की जाती है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और भारत का वह अनुच्छेद जो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है, तो ये जो है प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो ये 148 में है। 148 में जो है दिया गया है इसका प्रावधान जो है भारत के महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का। अच्छा, इसके अलावा अगला क्वेश्चन है संघ लोक सेवा आयोग से, यानी यूनियन एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड जो है क्वेश्चन अब बनने वाले हैं। इसके अलावा देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आए हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के उनके पद से हटाया जा सकता है, तो 317 अनुच्छेद 317 के तहत उनको हटाया जा सकता है। और राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है, तो उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात जो है राष्ट्रपति द्वारा उनको हटाया जा सकता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त आयोग लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है। तो दोस्तों ये बनाया जा सकता है संबंधित राज्यों के निवेदन पर संसद द्वारा। किसके द्वारा? संबंधित राज्यों से पहले सलाह ली जाएगी। जैसे 2 राज्यों का, जैसे पंजाब का और हरियाणा का बनाना है संघ लोक सेवा आयोग, एक ही बनाना है, तो उसके लिए पहले जो है दोनों की राय ली जाएगी, हरियाणा पंजाब की, और उसके बाद जो है संसद जो है अपने हिसाब से जो है उसको बनाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि किसी राज्य में सेवारत अखिल भारतीय सेवा के जो किसी भी सदस्य को हटाने के लिए अधिकृत है, तो ये है आपका केंद्र सरकार। इसके अलावा भारत लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है, तो ये सौंपता है आपका राष्ट्रपति को। अच्छा, इसके अलावा अगला क्वेश्चन है
किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को इनके अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है। तो ये है आपका भारत के राष्ट्रपति द्वारा। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के व्यय भारत होते हैं, तो ये होते हैं आपके राज्य की संचित निधि पर। अगला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय सेवाओं में सेवा श्रेणियां हैं कितनी? 3 सेवा श्रेणियां हैं। इसके अलावा अब बात करते हैं, अब क्वेश्चन बनने वाले हैं अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के आयोग से, राष्ट्रीय आयोगों से। तो ये क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन है कि वह राज्य जिसमें अनुसूचित जनजाति के प्रशासन हेतु 6ठी अनुसूची के प्रावधानों को लागू नहीं किया गया है, तो ये कहाँ नहीं किया गया है? नागालैंड में। अच्छा, इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के में से जो निम्न राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के जो प्रशासन से संबंधित हैं, तो वो कौन कौन से हैं? तो वो हैं आपके असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इसके अलावा अगला है कि जातियाँ या जनजातियों को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति घोषित करने के लिए जो है शक्ति जिस संवैधानिक अधिकारी से विहित है या निहित है, तो वह कौन है? वो भारत के राष्ट्रपति में जो है वो शक्ति निहित है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि भारत के न्यायवादी के बारे में, यानी द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो भारत का 16वां जो महान्यायवादी नियुक्त किया गया है, तो वो है आर वेंकट रमन को जो है नियुक्त किया गया है। और ये क्वेश्चन 2022 में यूपी पीसीएस अनुवेदचार्य के जो क्वेश्चन होगा उसमें एग्जाम होगा उसमें आया है। अच्छा, इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है एवं उसमें वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती हैं। यह गुण आवश्यक है। तो यह है आपका किसमें? ये भारत के महान्यायवादियों के वादी के विषय में। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि भारत के अटॉर्नी जनरल विधि सलाहकार हैं, तो वो हैं आपके भारत सरकार के। कौन है? भारत सरकार के जो है अटॉर्नी विधि सलाहकार किसके हैं? तो वो हैं भारत सरकार के। इसके अलावा भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है तो महान्यायवादी को। आर्टिकल 76 में इसका वर्णन दिया गया है महान्यायवादी का। अच्छा, इसके अलावा वह जो अपना पद राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत जो है धारण करता है, तो भारत का महान्यायवादी जो है वो धारण करता है। राज्य के महाधिवक्ता की बात करते हैं तो द एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, तो वह जिसे संसद के दोनों सदनों में बोलने संसद के दोनों सदनों में बोलने एवं कार्रवाइयों में सम्मिलित होने एवं किसी भी संसदीय समिति का सदस्य होने का अधिकार है। तो वो उसमें वोट देने का भी अधिकार नहीं है, वोट देने का उससे अधिकार नहीं है, लेकिन उसमें जो है 2 संसद होते हैं उनमें जो है शामिल हो सकता है वो। अच्छा, तो वो कौन है? तो वो भारत के महाधिवक्ता को ये जो है एडवोकेट जो जनरल होते हैं उनको जो है ये अधिकार होता है। इसके अलावा राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार कौन होता है? तो वो राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है, वो कौन होता है? वो है महाधिवक्ता। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा, राज्य भाषा और सेवाएं, इससे क्या क्वेश्चन बने हैं देखते हैं स्टेट लैंग्वेज एंड पब्लिक सर्विस से। तो भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा में जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है। तो ये कर सकती है आपकी अपने सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा। ये यूपीपीसीएस 2018 का क्वेश्चन है। अच्छा, इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में उल्लिखित भाषाओं के बारे में सही है। तो बोडो संविधान की 8वीं अनुसूची में स्वीकृत भाषा है। कौन सी भाषा? स्वीकृत भाषा है। और संविधान भाषा को राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा जो है प्रदान किया है। ये उत्तराखंड द्वारा जो है किया गया है। संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय राजभाषा का जो दर्जा दिया गया है वो उत्तराखंड द्वारा दिया गया है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में सर्वाधिक बोलने वाले हैं। बंगाली को सर्वाधिक लोग बोलते हैं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि
भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची में मान्य सरकारी भाषाओं की जो संख्या है वो कितनी है, तो वो जो है पहले 18 थी लेकिन अब 22 हो गई है। कितनी? 22। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था, तो ये हुआ था आपका वर्ष 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में हुआ था। इसके अलावा गैर संवैधानिक निकाय की बात करते हैं, नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज की, तो योजना आयोग या नीति आयोग की बात करते हैं, तो प्लानिंग कमीशन या नीति कमीशन। तो नीति आयोग का संचालन परिषद जो है राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। कौन करता है? तो राज्य का प्रतिनिधित्व करता है आपका मुख्यमंत्री। इसके अलावा नीति आयोग द्वारा दिसंबर 2019 में जारी सतत विकास लक्ष्यों यानी भारत सूचकांक 2019-20 पर जारी रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश को वर्गीकृत किया गया है। तो ये हैं आपके कौन? ये हैं आपके अच्छा प्रदर्शन परफॉर्मर वर्ग में। अच्छा, अशोक चंद्रा द्वारा भारत में आर्थिक मंत्रिपरिषद कहा गया, तो योजना आयोग को कहा गया। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, 2018 में ये क्वेश्चन बना हुआ है, और एक संवैधानेतर संस्थान है, तो कौन सा है? वो है आपका नीति आयोग। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना जनवरी 2015 में की गई थी, संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा जो है पारित एक विशिष्ट प्रस्ताव से। केंद्र सरकार योजना आयोग तथा राज्य सरकारों के बीच जो है समन्वय जो कार्य करता है, वो कौन करता है? वो राष्ट्रीय विकास परिषद करती है। इसके अलावा संवैधानिक संस्था नहीं है योजना आयोग। भारत में योजना आयोग के अध्यक्ष हैं, वो हैं आपके प्रधानमंत्री। एक संवैधानिक निकाय नहीं है, तो योजना आयोग योजना आयोग जो है का अंत किया है किसने? उसका अंत किया है आपका नरेंद्र मोदी ने, नीति आयोग बना दिया उसकी जगह। अच्छा, उसके अलावा अगला है कि भारत में एक समय के लिए योजना अवकाश की जो अधिकतम अवधि थी वो कितनी थी? वो थी 3 वर्ष। एक संविधान का जो अंग नहीं है वो है आपका योजना आयोग। इसके अलावा राष्ट्रीय विकास परिषद से क्या क्या क्वेश्चन बने उनके बारे में बात करते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो है हुआ था वो कब? 1952 में हुआ था। अच्छा, इसके अलावा राष्ट्रीय विकास परिषद की बात करते हैं कि इसका गठन जो है फिर दोबारा यही क्वेश्चन पुटअप हुआ, तो ये 1952 में ही हुआ है। इसके अलावा राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य स्रोत संबंध क्या है? तो वो है आपका पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से जो है इसका जो है प्राकट्य हुआ है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि भारत जो राष्ट्रीय योजनाओं की उन्नति पर जो चर्चा करना या राष्ट्रीय योजनाओं के जो उद्देश्य होते हैं, राष्ट्रीय योजनाओं के उद्देश्य की प्राप्ति के उपाय सुझाना एवं राष्ट्रीय योजना जो निर्माण हेतु दिशा निर्देश प्रदान करना, यह कार्य है। तो ये किसका है? ये राष्ट्रीय विकास परिषद का कार्य है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय एवं राज्य मानवाधिकार आयोग जो है उससे क्या क्या क्वेश्चन बने हैं देखते हैं। तो ये है एक संवैधानिक संस्था नहीं है मानवाधिकार आयोग। अच्छा, उसके अलावा मानव अधिकारों की अवधारणा का प्रमुख बल है, तो वो है आपका मानव होने के नाते मानव गरिमा पर। अच्छा, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष हो सकता है तो सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश हो सकता है। इसके अलावा केंद्रीय सूचना आयोग की बात करते हैं, केंद्रीय व राज्य सूचना आयोग की बात करते हैं, तो सूचना आयोग का अधिकार के संबंध में अधिकार के संबंध में कथन सही नहीं है, तो एक विधिक अधिकार है, ये विधिक अधिकार नहीं है। तो ये जो है क्वेश्चन जो है ऑप्शन जो है और क्वेश्चन ऑप्शन जो है सही होंगे, ये गलत है। इसके अलावा लोकपाल और लोक आयुक्त के बारे में बात करते हैं, तो क्या सीन है? तो सर्वप्रथम लोक आयुक्त जो है कार्यपाल की जो कार्यालय की जो स्थापना हुई है, सर्वप्रथम लोकायुक्त जो है उसकी कार्यालय की स्थापना हुई है कहाँ पर? तो वो ये महाराष्ट्र में। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है विभिन्न महत्वपूर्ण आयोगों से क्या क्या क्वेश्चन है? तो सहकारी आयोग की बात करते हैं, स्थापित किया गया, ये केंद्र और राज्यों के मध्य समीक्षा हेतु ये स्थापित किया गया। संविधान समीक्षा हेतु राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो वो है न्यायमूर्ति
बैकंठ चिलैया जो है, ये जो है क्या है, राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा उच्चतर न्यायालय जो होते हैं, न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका, विधायिका एवं मुख्य न्यायाधीशों की भागीदारी की अनुशंसा की गई है। तो ये किस में की गई है? ये की गई है द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग में। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग, विधि आयोग की एवं पंचायत हैं तो वो हैं आपकी संवैधानिक प्राधिकरण। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो गठन हुआ वो 1993 में ईस्वी में हुआ है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग जो है वो स्थित है, आयोग के अध्यक्ष हैं कौन? तो ये हैं काका कालेलकर। कौन? ये हैं प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? काका कालेलकर। इसके अलावा आगे बात करते हैं राजनीतिक गतिशीलता यानी पॉलिटिकल डायनेमिक्स की बात करते हैं। क्या क्या चीज़ें हैं, देखो इससे क्या क्या क्वेश्चन बने हैं। तो सबसे पहले देखिए 2022 में क्वेश्चन पुटअप हुआ है, जो इसमें पूछा गया है कि बहुजन समाज पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी और इनकी जो है डेट बर्थ पूछी गई है। तो देखते हैं। तो ये है आपका 82 में तेलुगु देशम पार्टी और उसके बाद 84 में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी जो है कब ये है आपकी समाजवादी पार्टी जो है बनाई गई है 1992 में और उसके बाद 98 में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस बनाई गई है। इसके अलावा राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्रथम बार मिली है, तो ये कब मिली है? तो ये 1885 में मिली है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि भारत में कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वह राज्य स्तर पर दल है या कम से कम 4 समूह में है। तो इसके अलावा अगला क्वेश्चन ये है कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है, तो वो है तेलुगु देशम पार्टी, ये राष्ट्रीय दल नहीं है। तो इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है यदि वह राज्य में या तो लोकसभा या अथवा राज्यसभा विधानसभा में 8% वोट प्राप्त करता है। कितना? 8% अगर वोट प्राप्त करता है किसी राज्य चुनाव में या किसी जो है राज्य चुनाव में या किसी लोकसभा के चुनाव में 8% वोट अगर प्राप्त करता है तो उसको जो है राजनीतिक दल की जो है क्षेत्रीय के रूप में जो है चुना जा सकता है। इसके अलावा मान्यता दी जा सकती है। इसके अलावा क्षेत्रीय राजनीतिक दल की बात करते हैं तो अकाली दल जो है क्षेत्रीय राजनीतिक दल है, ये वाला जो पीसीएस प्री में पूछा गया है 2008 में। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा आधिकारिक तौर पर एक राजनीतिक दल अथवा राजनीतिक दलों के गठबंधन को विपक्ष की जो मान्यता हेतु कम से कम होने चाहिए, कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए। तो दोस्तों ये तो बहुत ठीक ठाक सा सवाल है कि ये गणपूर्ति की बात कर रहा है, कोरम की बात कर रहा है एक तरह से। तो 55 सदस्य जो है होने चाहिए, 55 सदस्य होना चाहिए, ठीक है। तो केरल लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा आधिकारिक तौर पर एक राजनीतिक दल अथवा राजनीतिक दलों के गठबंधन को विपक्ष की मान्यता देने हेतु कम से कम 55 सदस्य होने चाहिए। तो ये सही है। तो विपक्ष तभी बनेगा जब 55 सदस्य होंगे। 55 सदस्यों से पहले विपक्ष कहाँ रहा? क्योंकि 550 1/10 भी आप अपना जो है वजूद नहीं क्रिएट कर पा रहे, आप बहुमत में नहीं है, तो फिर आप विपक्ष नहीं रहेंगे, विपक्ष का नेता भी नहीं बन पाएंगे। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, जैसे पिछली बार कांग्रेस की सीट बहुत कम आई थी, इस बार विपक्ष के नेता राहुल गांधी चुना गया है इस बार उनको। एक कैबिनेट मंत्री की बराबर जो है उनकी जो है वो सीन है उनका। अच्छा, इसके अलावा पावर होती है उनके पास, कैबिनेट मंत्री के बराबर जो है पावर होती है विपक्ष के नेता के पास, सैलरी वगैरह सब कुछ मिलता है उनको। अच्छा, उसके बाद अगला क्वेश्चन है दल परिवर्तन कानून से। तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम जो है 1956 और इसके अलावा जम्मू एवं कश्मीर
जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन 2019। अच्छा, सती प्रथा निषेध अधिनियम 1987। और हिंदू विवाह जो है, ये देखिए जुडिशरी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि संविधान की सूचियों में से दल बदल विरोधी कानून से संबंधित तो 10वीं अनुसूची। अच्छा, इसके अलावा दल बदल निरोधक अधिनियम जिस तिथि को पारित हुआ है वह जो है वह तिथि है आपकी 15 फरवरी 1985। एक दल बदल कानून निरोध में आच्छादित नहीं है, तो ये है आपका किसी दल में एक साथ पूर्ण दल बदल। अच्छा, इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में दल बदल विरोधी कानून को रखा गया है, तो ये रखा गया है आपको 10वीं अनुसूची में। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है आपका विविध यानी मिसलिनियस क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें सब मिक्स होंगे, देखते हैं क्या क्या सीन है। अब जो है हम बहुत जल्दी अपनी जो है बुक को पूरा करने वाले, इसको पॉलिटी के टॉपिक को पूरा करने वाले हैं। अच्छा, इसके अलावा वे अनुच्छेद जो भारत के मूल संविधान का अंश नहीं है, तो वो है आपके मूल संविधान का अंश कौन सा नहीं है, तो अनुच्छेद 51 का ए नहीं है और 300 का ए नहीं है, ये दोस्तों अलग से बनाए गए हैं। अच्छा, इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि भारत के राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में 20 नवंबर 2022 तक सबसे अधिक बार जो है राष्ट्रपति शासन कहाँ लग चुका था, तो वो मणिपुर में लग चुका था। अच्छा, इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या है कि एस स्वामीनाथन ये किससे संबंधित थे, हरित क्रांति से, और इनका अब निधन भी हो चुका है। इसके अलावा जो है एल के झा आर्थिक जो है आर्थिक प्रशासन सुधार से संबंधित थे। वर्गीज कुरियन दुग्ध उत्पादन से संबंधित थे। मोरारजी देसाई जो है ये जो है बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण के लिए जो है चर्चा में थे या संबंधित थे। ठीक, इसके अलावा 2022 में क्वेश्चन पूछा गया, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि वह राज्य जो पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का सदस्य नहीं है, तो राजस्थान नहीं है। अच्छा, इसके अलावा और जो है होंगे, ये नहीं है। इसके अलावा अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है, तो यातना के विरुद्ध निषेध, ये यूपीपीसीएस 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है, तो अनुच्छेद यातना के विरुद्ध निषेध। अच्छा, भारत संघ का सौदेबाजी का संघ कहा गया मॉरिस जॉनसन को। भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है जनहित याचिका। अच्छा, उसके अलावा भारत में जनमत के निर्माण के मुख्य तत्व होता है, तो वो स्वतंत्र प्रेस। और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय स्थापित हुआ है कहाँ पर, कब हुआ है, ये वर्ष 1985 में। गुजरात राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, आनंदीबेन पटेल। गुजरात राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल, जो अभी जो है हमारे यहाँ कौन है, वो आनंदीबेन पटेल जो है हमारे यहाँ राज्यपाल हैं यूपी में। अच्छा, इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का मुख्यालय स्थित है, तो वो है आपका कौन, वो है आपका नई दिल्ली। अच्छा, इसके अलावा कोठारी कमीशन जो है संबंधित है किससे, शिक्षा से। अच्छा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का जो कार्य नहीं है, तो वो विश्वविद्यालयों की वार्षिक परीक्षा का पर्यवेक्षण जो है वो उसका कार्य नहीं है। बिना बोझ के सीखना समिति के अध्यक्ष थे, कौन थे, प्रोफेसर यशपाल। इसके अलावा वह राज्य जिसमें ऐसा कानून बनाना प्रस्तावित है जिससे नौकरशाही की बेहिसाब अनअकाउंटेंट यानी परिसंपत्ति को जब्त किया जा सकेगा, तो वो है आपका राजस्थान जो है ऐसा राज्य है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग एवं जिला पंचायत जो है ये किससे संबंधित है, तो ये है आपका किससे, संवैधानिक प्राधिकरण से। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या है कि राज्यसभा जो है, राज्यसभा रोक सकती है, तो क्या वित्तीय बिल रोक सकती है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद पर आसीन रहते हैं, तो 62 वर्ष तक रहते हैं, 62 वर्ष की जब तक आयु होती है तब तक। राजनीतिक दल जो है 4 या
अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त करता है, जब राष्ट्रीय स्तर का हो जाता है तब। अच्छा, इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय जब उसको जो है चार से अधिक या चार या उससे अधिक राज्यों में जब जो है वो क्या हो जाएगा, जब उसकी सरकार बन जाएगी तब जो है उसको क्या होगा, राष्ट्रीय स्तर का जो है राष्ट्रीय दल का जो है दर्जा मिल जाएगा। जिस तरह से अभी केजरीवाल को जो है मिला है, जो है 4 जगह उसकी जो है सत्ता मिली है, तो आम आदमी पार्टी जो है राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये कौन डिसाइड करता है, ये करता है आपका लोकसभा अध्यक्ष। इसके अलावा अपराध बिना वारंट गिरफ्तारी की जाती है, तो ये संज्ञेय अपराध जो होता है उस पर बिना वारंट की गिरफ्तारी की जाती है। अच्छा, इसके अलावा दल का आंतरिक चुनाव जो दल के पदाधिकारियों के चयन हेतु समय समय पर उपयोग होता है, तो ये है आंतरिक दलीय लोकतंत्र में। इसके अलावा अगला क्वेश्चन ये है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है, तो वो करती है आपकी अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के को। अच्छा, अगला क्वेश्चन ये है कि संवैधानिकेतर अधिकार का अर्थ है, तो ये है आपका वह शक्ति जो संविधान सम्मत नहीं है, भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है, तो बहुफसली योजना। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था, तो 2008 में हुआ था। बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम स्थापित किया गया, तो ये किया गया आपका वर्ष 1976 में। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि मत देने का अधिकार वह निर्वाचित होने का अधिकार भारत में है एक, तो वैधानिक अधिकार है। अच्छा, इसके अलावा राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। खाद्य मिलावट निर्वाचन अधिनियम प्रथम बार जो है लागू हुआ था, कब हुआ था, ये हुआ था 1954 में। कब हुआ था, 1954 में जो है ये प्रथम बार लागू हुआ था। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है 1971 में संविधान संशोधन महालिका निरंतर परीक्षण कर्तव्य शक्तियों और सेवा स्थिति अधिनियम लेखांकन और लेखा परीक्षक को पृथक करता है, यानी सीएजी को सीएजी जो होते हैं उनके लेखों की तैयारी के उत्तरदायित्वों से मुक्ति देता है। यह संशोधन कौन सा है, कब हुआ था, ये 1976 में हुआ था। अच्छा, इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि नालंदा परियोजना कार्यक्रम है वो अल्पसंख्यक मामलों से मंत्रालय से जो है संबंधित मामलों के मंत्रालय से संबंधित है। इसके अलावा 1967 से 71 तक के मध्य जो है अधिनियम अधिकतम गठबंधन सरकारें बनाने का रिकॉर्ड जो है कहाँ पर प्राप्त हुआ, तो वो बिहार में प्राप्त हुआ है 1967 से 71 तक। अच्छा, इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश जिन्होंने अपनी परिसंपत्ति को जनता के सामने स्वेच्छा से रखा, वो कौन से हैं, वो हैं आपके न्यायमूर्ति न्यायमूर्ति के कन्नन जो है उन्होंने अपनी परिसंपत्ति को जनता के सामने रख दिया कि भैया हमने कुछ घूस नहीं लिए, हम ईमानदार। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। उसके अलावा वह राष्ट्रवादी नेता जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा का जो है अध्यक्ष स्पीकर चुना गया, तो विट्ठल भाई पटेल। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय अवधि अवस्थित है, तो ये है लंदन में। कहाँ पर, लंदन में। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि किसी देश की प्रधानमंत्री बनने वाली प्रथम महिला थी, तो वो थी श्री मावो भंडार नाइके। इसके अलावा अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थापित है, तो हेग में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की जो कार्य अवधि है वो आपकी 9 वर्ष होती है। संविधान के जो अंतर्गत भारतीय संघ के राष्ट्र विदेशी ऋण सीधे लेने की शक्ति रखते हैं, तो वो हैं नहीं रखते हैं। इसके अलावा आधिकारिक दस्तावेज जो भारत से संबंधित है, तो वो है श्वेत पत्र। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि व्यक्ति द्वारा देय पूर्ण राशि संविधान द्वारा सीमित कर दी गई है, तो मरणोपरांत जो है संपदा शुल्क जो है वो क्या कर दिया गया है, वो जो है सीमित कर दिया गया है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या है,
अगला क्वेश्चन है 2003 में गोरखाओं को ओबीसी का दर्जा जो है दिया गया कहाँ पर? उत्तराखंड में। अच्छा, असंतुलित विकास, सांस्कृतिक पहचान खोने का जो भय एवं राजनीतिक वर्चस्व के ये सभी कारण हैं। तो ये हैं भारत के क्षेत्रवाद के, किसके? भारत के क्षेत्रवाद के ये सभी कारण हैं। अच्छा, लड़कियों के लिए भारत में विवाह की न्यूनतम विधिक आयु कितनी है? तो वो 18 वर्ष है, लेकिन अब जो है ये बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी गई है। अब कितनी कर दी गई है? 21 वर्ष कर दी गई है, तो ये 18 वर्ष नहीं है। अच्छा, इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान द्वारा 10 दिसंबर 2096 10 दिसंबर 1996 के जो सर्वोच्च न्यायालयों के निर्णय द्वारा एवं संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा निषिद्ध किया गया है। तो ये जोखिम भरे उद्योगों के बाल श्रम का उपयोग किया गया है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं किया गया है। तो वो है जुर्माने का या अर्थदंड से संबंधित उपबंध। अगला क्वेश्चन है कि भारत में न्यायिक सक्रियता से संबंधित है जनहित याचिका से। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि 2014 में द इलेक्शन दैट चेंज इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? तो राजदीप सरदेसाई थे। पिछड़े वर्ग का जो नागरिक से संबंधित पदों में से संविधान में परिभाषित नहीं है, तो वो हैं आपके आर्थिक दृष्टि से पिछड़े। भारतीय संविधान है न ही कठोर है न ही लचीला, ये ऐसा संविधान है भारत का। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई केरल में। भारत में संप्रभु हैं हम भारत के लोग। PIL संबंधित है किससे? न्याय भगवती से। अच्छा, इसके न्यायाधीश भगवती से। इसके अलावा अगला है कि उच्चतम न्यायालय का वह निर्णय जिसमें 7 न्यायाधीशों की पीठ जनहित वाद की जो अवधारणा है उसकी व्याख्या की गई। तो ये है SP गुप्ता बनाम भारत संघ। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन क्या है कि संविधान का पूर्ण जो विश्वास एवं मान्यता खंड लागू नहीं होता है, वो कौन सा है? वो है आपका निगमों के कृत्यों में। किसमें? निगमों के कृत्यों में। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि जिस कार्य को प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता है उसे जो है परोक्ष भी नहीं किया जा सकता है। यह कथन संबंधित है किससे? आवासीय विघटन के सिद्धांत से संबंधित है ये वाला। अच्छा, प्रेस को विधानमंडल की कार्यवाहियों को प्रकाशित करने का मूल अधिकार नहीं है, तो वो है आपका क्योंकि वह विधानमंडल का प्रत्येक सदन अपनी कार्यवाहियों के संचालन का अनन्य स्वामी है। क्या है? अनन्य स्वामी है। विधानमंडल का प्रत्येक सदन अपनी कार्यवाहियों के लिए अनन्य संचालन का अनन्य स्वामी है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि भारत संविधान का वह अनुच्छेद जिसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है, तो अनुच्छेद 360 में नहीं किया गया है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि 1972 में प्रारंभ की गई रोजगार योजनाएं 1972 में प्रारंभ की गई रोजगार योजना सर्वप्रथम प्रारंभ की गई थी। कब की गई? कहाँ पे की गई थी? तो महाराष्ट्र में। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को संवैधानिक दर्जा जो है प्रदान किया गया, तो ये प्रदान किया गया था 1956 में। अच्छा, इसके अलावा अब सूची दी गई है, इनको मिलाना है एक दूसरे से। तो नए राज्यों का गठन किससे होता है? ये आपका अनुच्छेद 3 से। नागरिकता संबंधित है भाग 2 से। मौलिक अधिकार संबंधित है भाग 3 से। और प्रशासनिक अधिकार की बात करते हैं, ये स्थापना किसके तहत होती है? तो ये 323 के A के तहत। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है एक तरफ सूची अधिकारी और दूसरी तरफ दिए गए संस्थान, तो कौन सा अधिकारी किससे संबंधित है देखते हैं। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा से संबंधित है। भारत का महालेखा परीक्षक ये किससे संबंधित है? ये आपका लोक लेखा समिति से। महाधिवक्ता किससे संबंधित है? लोक उपक्रम समिति से। इसके अलावा महान्यायवादी किससे संबंधित है? लोकसभा की बैठक से। अच्छा, इसके अलावा अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति जो है एक तरफ सूची 1 सूची 2, तो एक तरफ भारत के राष्ट्रपति किसके द्वारा निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित होते हैं? भारत के राष्ट्रपति। इसके अलावा भारत के राज्यपाल जो है ये राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। राष्ट्रपति जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो हैं आपके राज्य द्वारा नियुक्त होते हैं, राज्यपाल द्वारा नियुक्त होते हैं। अच्छा, उसके अलावा उपराष्ट्रपति हैं वो सांसदों द्वारा निर्वाचित होते हैं। किसके द्वारा? सांसदों द्वारा निर्वाचित होते हैं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है
कि वित्त आयोग एक साइड दिया गया है, तो ये किससे संबंधित है, ये आर्टिकल 280 से वित्त आयोग। इसके अलावा महालेखा परीक्षक 148 से, संघ लोक सेवा आयोग ये 315 से, 338 से कौन सा, अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग ये इससे संबंधित है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्य एक साइड दिए गए, सूची 1, सूची 2 में क्या दिया गया, किससे संबंधित है, तो मौलिक कर्तव्य संविधान का 42वां संविधान संशोधन से संबंधित है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि संविधान के मौलिक अधिकारों में संशोधन जो कर सकती है वो केशवानंद भारती पीठ, जो केशवानंद केस जो है उससे संबंधित है। इसके अलावा मूल ढांचे का सिद्धांत जो है मिनर्वा मिल्स केस से संबंधित है। इसके अलावा इंसानों के अनैतिक व्यापार का निषेध जो है ये किससे संबंधित है, ये है आपका संविधान का जो अनुच्छेद 23 से। अच्छा, इसके अलावा अगला क्वेश्चन है अनैतिक व्यापार या बलात्श्रम, वो सब चीज़ें किससे संबंधित 23 से। इसके अलावा एक इलेक्ट्रिक मशीन अधिकतम रिकॉर्ड कर सकती है, तो कितने कर सकती है, एक मशीन जो है 3840 वोट जो है क्या कर सकती है, एक्सेप्ट कर सकती है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का जो वह संशोधन जो मंत्रिमंडल के आकार पर अंकुश लगाता है, तो ये दोस्तों लगाता है आपका संशोधन 91 जो है ये जो है अंकुश लगाता है। इसके अलावा वह संविधान संशोधन जिसके द्वारा भारतीय संविधान में 9वां अध्याय जोड़ा गया, तो वो कौन सा है, वो 73 में संविधान संशोधन के तहत जो है 9वां अध्याय जोड़ा गया और 9वां का ए जोड़ा गया 74वें संविधान संशोधन के तहत जो है। ठीक है, ये पंचायती राज का है जो 73वां है, पंचायती राज को इसमें ऐड किया गया। तो ये दोस्तों ये आपकी पॉलिटी जो है ये कंप्लीट हो चुकी है एक तरह से। आज जो है पॉलिटी के जो MCQ हैं, जो PYQ हैं, वो सब जो है कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, और आप जो है अब आप अपनी जो है और तैयारी को बेटर करें और इसको 2 से 3 बार देखें और इसकी PDF जो है ज्ञानकुलम जो टेलीग्राम है वहाँ पर मिल जाएगी आपको, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।